गुड मॉर्निंग क्लास 5। बेटा ओपन योर ग्रामर बुक, पेज नंबर 67। टॉपिक इज एडजेक्टिव। ठीक है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव बेटा जानते हो और जानो थोड़ा। देखिए बहुत शॉर्ट में इसको डिफाइन किया जाता है, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, अब उसी को आपकी बुक में इस तरह से डिफाइन किया गया, अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। यानी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताता है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो तमाम डेफिनेशंस हैं, मीनिंग सबका वही है। आप अपने ही बुक की डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। अब जरा समझिए इसको। आप एग्जाम्पल देखिए, रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। रिया एक सुंदर लड़की है। कि ब्यूटीफुल वर्ड जो है ये गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, द ओल्ड लेडी हैज 3 सन्स। ये 3 वर्ड सन को, बेटों को डिस्क्राइब कर रहा है। कितने बेटे? 3, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ध्यान दो, ये सन्स भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है। तो एडजेक्टिव ने किसको डिस्क्राइब किया? नाउन को डिस्क्राइब किया। ही हैज मच मनी, उसके पास बहुत पैसा है। ठीक है ना, तो मच वर्ड ने मनी को डिस्क्राइब किया, इसलिए मच एडजेक्टिव है। और मनी क्या है जान रहे हो? नाउन है। इस तरह से बेटा। ठीक है, अब आगे आप आइए। इन्होंने बताया है कि एडजेक्टिव को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। इसका क्या मतलब है समझिए, मैं बताती हूँ। देखिए, आई हैव एन ओल्ड ग्रैंड मदर। मेरे पास एक बूढ़ी दादी माँ है। ओल्ड वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है ग्रैंड मदर को। ठीक है ना, ये नाउन है ग्रैंड मदर, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया। अब तुम्हें समझना ये है कि जब एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले आ जाएगा। देखिए ये एडजेक्टिव है, नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आ जाएगा तो इस यूज को एट्रीब्यूटिव यूज कहेंगे। हम कहेंगे एडजेक्टिव इज हियर यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। ठीक है, जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तब। अब इधर एग्जाम्पल देखिए, दे आर क्लेवर, वे चालाक हैं। क्लेवर वर्ड दे को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन लास्ट में है एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन किसी को भी डिस्क्राइब कर सकता है ना। ये प्रोनाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये लास्ट में आया है। जिसको डिस्क्राइब कर रहा है उसके पहले नहीं आया है, ये लास्ट में आया है, इसलिए ये प्रेडिकेटिवली यूज्ड है। यहां देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। द सोल्जर इज ब्रेव। सोल्जर ब्रेव है। ठीक है, ब्रेव वर्ड सोल्जर को डिस्क्राइब कर रहा है। सोल्जर नाउन है, नाउन के बाद ये आया है एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव नाउन के बाद आया है तो ये कैसा यूज हो जाएगा? प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। वैसे पीछे वैसे प्रेडिकेटिव, यानी एडजेक्टिव इज हियर यूज्ड प्रेडिकेटिवली। ठीक है बेटा, तो जब एडजेक्टिव लास्ट में आए, नाउन के बाद आए, तो वो एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है। और जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आ जाए तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। ये बहुत काम की बात बताई गई है।
एक टर्म यहाँ लाए हैं डिटरमिनर, उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। डिटरमिनर भी लगभग एडजेक्टिव ही है, वो भी मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, यहाँ मेनली नाउन का ही नाम दिया है इन्होंने, और डिटरमिनर स्पेसिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन। ठीक है, चलिए नाउन को मॉडिफाई करता है। यहाँ पर मैंने इसलिए कहा कि आपको डिटरमिनर में बहुत डिटेल जाकर परेशान अभी नहीं होना है, क्योंकि वही डिटरमिनर यहाँ पर यूज किए गए हैं, उन्हीं को मेंशन किया गया है जो डिटरमिनर एडजेक्टिव। देखिए दिया है द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिटरमिनर्स। ये जो एडजेक्टिव्स हैं वो डिटरमिनर का काम करते हैं, यानी किसी नाउन को वो स्पेसिफाई या मॉडिफाई करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे डिटरमिनर हैं भाई देखा जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इस तरह से बात को कहा है कि ये एडजेक्टिव्स हैं जो डिटरमिनर का काम करते हैं, यानी जो नाउन को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखा जाए सम और एनी। देखिए वो डिटरमिनर और एडजेक्टिव में डिफरेंस करना जितना इम्पोर्टेंट नहीं था, उतना इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये दिया हुआ है कि सम एनी, सम का यूज कहाँ, एनी का यूज कहाँ, ईच एवरी, ईच का यूज कहाँ, एवरी का यूज कहाँ, ये सब जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक, देखिए सम और एनी, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। इसी के बेस पर आगे एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट डिटरमिनर आगे फिल करना है हमको। ठीक है, और ये सारे एडजेक्टिव जिनको अभी हम स्टडी कर रहे हैं, दीज आर ऑल डिटरमिनर्स। ओके, और ये आगे इसी पर एक्सरसाइज है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए आप। सम मैंने कहा केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा, एनी जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में यूज होगा। अब ईच एंड एवरी की बात की जाए, देखिए ईच मतलब भी प्रत्येक, एवरी मतलब भी प्रत्येक, लेकिन ईच वर्ड का यूज केवल 2 लोग होंगे तब भी होगा और 2 से ज्यादा लोग होंगे तो भी होगा। ईच का यूज 2 लोग हैं तब भी तुम ईच का यूज कर सकते हो, और 2 से ज्यादा है तब पर भी ईच का यूज कर सकते हो, लेकिन एवरी का यूज तभी करोगे जब 2 से ज्यादा लोग होंगे। केवल 2 लोगों के बीच की बात होगी तो तुम एवरी का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया है, ईच वन ऑफ अस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। हम में से प्रत्येक पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, यानी जाहिर सी बात है कि 2 से अधिक लोग की बात हो रही है, लेकिन ईच का यूज हम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ द क्लब वॉज इन फेवर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर भी 2 से ज्यादा की ही बात है, तो जब 2 से ज्यादा लोग की बात होगी तो चाहे ईच का यूज करिए और चाहे एवरी का यूज करिए, लेकिन जब 2 लोग की बात होगी तो आप एवरी का यूज नहीं करेंगे, तब आप केवल ईच का यूज करेंगे। ये बात ध्यान देने की है। मच और मैनी बहुत सिंपल है, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ मच आएगा। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल भी नहीं बनता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स का, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच आएगा और काउंटेबल नाउन के साथ मैनी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एल्डर और एल्डेस्ट की बात हो रही है, तो इसको भी समझिए। एल्डर और एल्डेस्ट, इनका यूज केवल पर्सन के लिए होता है। ठीक है, केवल पर्सन के लिए यूज होता है, और रियल रिलेशन में इसका यूज ज्यादा होता है। रियल सिस्टर, रियल ब्रदर, रियल रिलेशन में। और ओल्डर और ओल्डेस्ट वर्ड जो है
ये पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हो और थिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, बहुत केयरफुली सुनिए। एल्डर और एल्डेस्ट का यूज आप केवल पर्सन के लिए कर सकते हैं, लेकिन ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज आप पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, थिंग के लिए भी कर सकते हैं। अब नियरेस्ट और नेक्स्ट की बात है। देखिए, नियरेस्ट तो डिस्टेंस बताता है ना, भाई नजदीक, डिस्टेंस बताता है। और नेक्स्ट जो है ये ऑर्डर को बताता है कि आपके बगल में, आपके नेक्स्ट यानी आपके बगल में। तो देखिए ये एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है। आई गो टू प्ले इन द नियरेस्ट पार्क। मैं खेलने जाता हूँ सबसे नजदीक के पार्क में। तो नजदीक यहाँ पे डिस्टेंस वाली बात हो गई। प्रिया स्टूड नेक्स्ट टू साहिल। प्रिया खड़ी है साहिल के बगल में। ठीक है, ऑर्डर की बात हो गई, पोजीशन की बात हो गई। अब आइदर और नाइदर, आइदर का नेगेटिव है नाइदर, और आइदर का मतलब क्या, दो लोग हैं, दोनों में से एक या फिर दोनों, ये होता है आइदर का मतलब। लिटिल और फ्यू की बात करें, लिटिल आएगा किसके साथ, अनकाउंटेबल के साथ, और फ्यू आएगा काउंटेबल के साथ। यानी फ्यू जो है वो नंबर को बताता है और लिटिल क्वांटिटी को। अब देखिए ऑल या होल। ठीक है, तो ऑल जो है वो क्वांटिटी को भी बताता है, नंबर को भी बताता है, लेकिन होल केवल क्वांटिटी को बताता है। ऑल दोनों में यूज होता है, क्वांटिटी के लिए भी और नंबर के लिए भी, लेकिन होल जो है केवल क्वांटिटी को बताएगा। अब लेटर और लास्ट। लेटर मीन्स क्या, बाद में। ठीक है, लेट, लेटर, लेटेस्ट। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, टुडे आई रीच ऑफिस लेटर देन माई बॉस। यानी मैं बॉस के बाद पहुंचा, ये मतलब हुआ। ठीक है, यानी पहले बात बॉस पहुंच गए, उसके बाद ये पहुंचे हुए हैं। और लास्ट का मतलब क्या है, लास्ट पोजीशन बताता है। लेटर एक तरह से टाइम बता दिया कि वो पहुंचा, उसके बाद में पहुंचा, लेकिन लास्ट वर्ड जो है ये पोजीशन बताता है। ठीक है ना। अब जैसे इन्होंने तो एग्जांपल दिया, दिस इज द लास्ट बुक, या लास्ट बुक है, अंतिम बुक है जो मैंने पढ़ा है। चलिए ठीक है, ये भी पोजीशन ही बता रहा है। अब इसके बाद देखिए, इसमें भी लास्ट आया है पोजीशन बताने में। 16th एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा है। मयंक सिट्स एट द लास्ट बेंच। मयंक लास्ट बेंच पर बैठता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया, यहाँ के एग्जाम्पल की तुलना में ये एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर है। लेकिन फिर भी आप ये जानिए कि लास्ट जो है वो पोजीशन, जैसे फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन है, वैसे ही लास्ट भी पोजीशन को शो करता है। ठीक है, और लेटर जो है वो टाइम को शो करता है। कैसे कि वो गया, उसके बाद मैं आया, उसने पढ़ लिया, उसके बाद मैंने पढ़ा, इस तरीके। अब ये एक्सरसाइज पर जरा ध्यान दीजिए। नेहा हैज रेड। अब सम और एनी में फिल करना है। यदि इस सेंटेंस को आप देखें तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में सम आएगा, क्योंकि एनी तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आता है। ठीक है, इसी तरह से किट्टू हैड। अब बेटा इन्हीं दोनों में से फिल करना था, तो सम तो यहाँ आ जाएगा, सम ब्रेड विदाउट एनी जैम, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव है, बिना जैम के। देयर आर डैश डक्स इन द पॉन्ड। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सम आएगा। बट देयर आर नॉट एनी, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एनी आया। हैव यू गॉट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एनी आया। अब यहाँ पर है डज रतन स्पीक मच लैंग्वेज की मैनी लैंग्वेज। लैंग्वेजेस की बात हुई है, यानी काउंटेबल है। यदि काउंटेबल चीज है तो मैनी आएगा।
डैश गर्ल्स आर टॉकिंग, गर्ल्स काउंटेबल हैं इसलिए फ्यू आएगा। लिटिल तो अनकाउंटेबल के साथ आता है। द लेडी डजंट हैव डैश मनी, बेटा मनी अनकाउंटेबल है इसलिए मच आएगा। वी शैल नॉट नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी आएगा। अच्छा, अब 9th में देखिए ईच एवरी दोनों आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ईच का यूज केवल 2 लोग हों तभी भी हो सकता है, 2 से अधिक हो तभी भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 से अधिक होंगे टीचर्स, सही है। 2 होंगे तो भी सही, 2 से अधिक होंगे तो भी सही है। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि 2 ही टीचर हैं, तो हम ये माने कि 2 से अधिक हैं तो ईच भी सूट कर रहा है, एवरी भी सूट कर रहा है। वही बात यहाँ पर भी देखिए, दोनों सूट करेगा। हमने ईच लिख दिया लेकिन दोनों सूट करेगा। ईच इसलिए लिख दिया क्योंकि ईच 2 लोग में भी चलता है, 2 से अधिक लोग में भी चलता है। एवरी के साथ ये है कि 2 से अधिक ही लोग होंगे। तो ये रन बन रहा है तो ये गेस हो रहा है कि क्रिकेट चल रही है, तो ये मान के चल रहे हैं भाई कि 2 से अधिक ही लोग हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी हमने इसलिए लिखा क्योंकि बूंदों को हम गिन सकते हैं। यदि हम बूंद गिरा रहे हैं, ड्रॉप गिरा रहे हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं ड्रॉप को, इसीलिए मैंने लिटिल न लिख के फ्यू लिखा है। लिटिल केयर, केयर तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ फ्यू तब तो होगा नहीं, फ्यू तो काउंटेबल के साथ लगता है इसलिए लिटिल केयर। स्टूडेंट्स काउंटेबल है इसलिए फ्यू। यहाँ पर भी बॉयज के लिए नहीं, मार्बल के लिए आया है, मार्बल भी काउंटेबल है इसलिए फ्यू। भाई लिटिल हमेशा बेटा अनकाउंटेबल के साथ आता है। अब मयंक सिट्स एट द, अब लेटर बेंच तो होगा नहीं, लेटर तो टाइम को शो करता है, पोजीशन को शो करता है, लास्ट इसलिए लास्ट होगा। पंकज इज, अब इसमें देखिए ओल्डर ओल्डेस्ट में ही हमें फिल करना था। यहाँ पे देन आया है, ठीक है। देन बताता है कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो ओल्डर हुआ कंपैरेटिव डिग्री में। माई चांस विल कम, अब मेरा चांस आएगा। अब नियरेस्ट तो होगा नहीं, नेक्स्ट, नेक्स्ट हो सकता है, नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट तो मतलब नजदीक हो गया। मेरा चांस नजदीक आएगा, तो ये डिस्टेंस को शो करता है ना एक्चुअली, यहाँ डिस्टेंस वाली बात है नहीं, इसलिए नेक्स्ट मतलब अगला। आई एम द आ गया यानी सुपरलेटिव डिग्री आएगा। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब जाहिर है कि एल्डेस्ट होगा, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे है डैश ऑफ माई पेरेंट्स आर इन इंडिया, यानी मेरे पेरेंट्स कहने का मतलब कि मम्मी या पापा कोई भी भारत में नहीं है, तो नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स, आइदर से सही मीनिंग नहीं निकलेगी। आइदर से तो फिर होगा कि बच्चे को ठीक से ज्ञान नहीं है, तो आप ये कह दीजिए कि नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स आर इन इंडिया, मम्मी पापा में कोई भी इंडिया में नहीं है, ठीक है, ये मीनिंग निकाल दीजिए। आइदर में फिर आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि पेरेंट्स वर्ड का यूज किए, हालांकि आइदर में ये भी बताए हैं कि वन के लिए भी हो सकता है, बोथ के लिए भी हो सकता है, वन ऑफ द टू और बोथ, लेकिन ज्यादा क्लियर रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप आइदर फिल करिए ये सोच के कि हम ये मीनिंग निकाल रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया में नहीं है, नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स आर इन इंडिया। ओके बेटा, थैंक यू। बुक कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।